नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की परीक्षाएँ बहुत ही बेहतर तरीके से जा रही होंगी, बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। आप सभी को पता है कि कल यानी 17 तारीख को को-करिकुलर का पेपर है, जिसमें अब अंतिम पेपर है ये 6 सेमेस्टर वालों का, बीए, बीएससी, बीकॉम का ये जो कंपल्सरी पेपर होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालीफाइंग करना होता है और इसके आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं। वो पेपर कितना महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष जिसका भी संचार, कौशल एवं व्यक्तित्व विकास है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उन सभी के लिए ये पेपर इतना इम्पॉर्टेंट है कि जान लीजिए कि हूबहू यूनिवर्सिटी इस पेपर बनाने वाली इतना इम्पॉर्टेंट है। इतना एनालिसिस करने के बाद ये पेपर बना है कि आप इसको एक मात्र, आप कुछ नहीं पढ़े, ये वीडियो देख के जाइएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई चिंता नहीं करनी है कल की परीक्षा के लिए, बस ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पर्सनालिटी शब्द लैटिन के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्मुखी व्यक्ति केवल अकेले रहना पसंद करते हैं और अपने विचारों में खोए रहते हैं। ये किसकी बात हो रही है? इंट्रोवर्ट की बात हो रही है। बहुमुखी व्यक्ति सामाजिक होते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट। उभयमुखी व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। थार्नडाइक ने व्यक्तित्व के अमूर्त, प्रत्यक्ष और सामाजिक 3 भागों में बांटा है। ध्यान रखना, बहुत मतलब ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया, आप उठा के देख लेना अपना PIQ। हिप्पोक्रेट्स ने शरीर के द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही आवश्यक है। क्रेचमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्ति के एस्थेनिक, एथलेटिक और पिकनिक प्रकारों में बांटा है। किसने बांटा है? क्रेचमर ने। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल 10 कार्डों का उपयोग किया जाता है। TAT यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मरे और मार्गने ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT का निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक ने बच्चों के लिए किया था। ध्यान रखिएगा। ड्रेस फॉर सक्सेस का अर्थ है कार्यालय स्थल या साक्षात्कार के अनुसार उचित और साफ सुथरे कपड़े पहनना। ठीक है, ड्रेस फॉर सक्सेस का अर्थ है मतलब इंटरव्यू में आप कैसे मतलब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पुरुषों के लिए औपचारिक पहनावे में हल्की शर्ट, डार्क पैंट और मैचिंग बेल्ट जूते शामिल होते हैं। ये पुरुषों को पहनना चाहिए इंटरव्यू के दौरान। महिलाओं के लिए औपचारिक पहनावे में साधारण साड़ी, सूट, ट्राउज़र, ब्लेज़र को सही माना जाता है। व्यक्ति स्वच्छता या ग्रूमिंग से व्यक्ति का आत्मविश्वास सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा। मौखिक स्वच्छता या ओरल हाइजीन खराब होने के दौरान बातचीत के दौरान नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण संवाद है जिसमें नियोक्ता उम्मीदवार की योग्यता जांचता है। आमने सामने का साक्षात्कार पारंपरिक और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला माध्यम है। इंटरव्यू की बात हो रही है तो इंटरव्यू ज़्यादातर यही होता है कि आमने सामने बैठ के हो। टेलीफोन साक्षात्कार का उपयोग आमतौर पर प्राथमिक स्क्रीनिंग या शुरुआती दौर के लिए होता है। किसी को जानना हो फ़ोन पे तो वो एकदम बेसिक होता है। वीडियो साक्षात्कार के दौरान कैमरे के लेंस पर नज़र रखना ही सही आई कांटेक्ट माना जाता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया मुख्य रूप से ओपनिंग, लिसनिंग और क्लोजर चरणों में पूरी होती है। ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार की तैयारी में पहला कदम कंपनी की प्रोफाइल और कार्य विवरण को अच्छी तरह समझना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप ये पूरा वीडियो देख के जाएंगे ना, कसम से बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। क्वालिफाई तो आप करते रहेंगे। रिज्यूम 1 या 2 पन्ने का वह दस्तावेज है जो आपके करियर या और शिक्षा का संक्षिप्त विवरण देता है। CV या
करिकुलम विटाए में रिज्यूम की तुलना में अधिक विस्तृत और लंबा विवरण होता है। तो जो रिज्यूम होता है वो छोटा होता है, वो लघु होता है, ठीक है, लेकिन जो सीवी होता है वो दीर्घ होता है, मतलब उसमें आप ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर या प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पर किसी भी अजनबी पेशेवर को संदेश भेजते समय भाषा बेहद विनम्र और औपचारिक होनी चाहिए। आप लोग तो इंस्टाग्राम में ही उलझे हुए होंगे, ऐसे ऐसे भी चीज़ हैं, आप सब लोग देखिए आज इसको जाके पहले। सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा या ग्रुप डिस्कशन में उम्मीदवारों के संचार कौशल और टीम वर्क को परखा जाता है। सामूहिक चर्चा में सबसे पहले बोलने वाले पर को ओपनर कहा जाता है और जिससे अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। सामूहिक चर्चा में किसी दूसरे सदस्य की बात को बीच में आक्रामकता से काटना एक बड़ी गलती है। मतलब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और आप नहीं नहीं मुझे सुनिए, तो ये बहुत ही गलत घटना होती है, ठीक है। सामूहिक निर्णय या ग्रुप डिसीजन में सभी सदस्यों की सहमति एवं निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। समूह चर्चा यदि कोई सदस्य चुप है तो उसे बोलने का मौका देना नेतृत्व का गुण दर्शाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आप सब ध्यान रखिए। आप सब कहीं ना कहीं समूह में चर्चा करते होंगे, ग्रुप डिस्कशन करते होंगे, आप कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम होते होंगे, तो जो भी कोई मुख्य हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसको ये बात बताइए कि समूह में सबको बोलने। कुछ लोग तो होते हैं ना, वो अपने आप को मतलब सबको समझते हैं, तो वो किसी और को बोलने नहीं देते, उसको दबाते हैं कि मैं ही सब हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कभी भी सामूहिक चर्चा हो या ग्रुप डिस्कशन हो तो ऐसा आप प्रयास करिए कि आप हेड है उसमें, आप ओपनर हैं, तो आप लास्ट में बोले, सबसे पहले वो निचले तबके का व्यक्ति बोले जो कुछ नहीं बोलना जानता है। तो ये सामूहिक डिस्कशन में नेतृत्व का गुण दर्शाता है। मानव व्यवहार आंतरिक इच्छाओं और बाहरी वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपनी ताकत, कमजोरी और भावनाओं की पहचान करना। जोहारी विंडो एक मनोवैज्ञानिक मॉडल है जो आत्म जागरूकता और आपसी संबंधों को समझने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, अशाब्दिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिटी में बिना शब्दों के इशारे और हाव भाव से बात होती है। हमारे कुल संचार में आधे से अधिक हिस्सा अशाब्दिक संचार बॉडी लैंग्वेज का होता है। ध्यान रखिएगा। प्रोसेमिक्स के अंतर्गत दो लोगों की बातचीत के दौरान आपसी दूरी और स्थान का अध्ययन किया जाता है कि मुझसे किससे कितना दूर खड़े होकर बात करना है। घनिष्ठ या इंटीमेट स्पेस की दूरी 0 से 18 इंच मानी जाती है, जो केवल करीबी लोगों के लिए होती है, ठीक है। हाँ, आप उसमें अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं कि बहुत करीबी होते हैं। सामाजिक दूरी या सोशल स्पेस की दूरी 4 से 12 फीट होती है, जो औपचारिक काम या उपयोग होती है। जैसे आप मान लीजिए अपने प्रोफेसर से बात कर रहे हैं तो आप उनसे 4 से 12 फीट की दूरी पे होके बात करेंगे, लेकिन यदि आप अपने दोस्त से बात करें तो आप 18 इंच तक 18 इंच व उससे अधिक होकर बात कर सकते हैं, लेकिन 18 इंच जो है न्यूनतम है, इससे ज़्यादा पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हैप्टिक्स के अंतर्गत स्पर्श या टच के माध्यम से होने वाले संचार का अध्ययन किया जाता है। हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना या गले मिलना हैप्टिक संचार के उदाहरण हैं। ऑक्यूलेसिक्स के अंतर्गत आंखों के संपर्क, पुतलियों के फैलाने और टकटकी लगाने का अध्ययन होता है। बातचीत के दौरान लगातार आई कांटेक्ट बनाए रखना ईमानदारी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। पैरा लैंग्वेज में शब्दों के अर्थ के बजाय बोलने के तरीके, आवाज़ की गति और उतार चढ़ाव को देखा जाता है। काइनेसिक्स के अंतर्गत शरीर की गतियों जैसे हाथ मिलाना, सिर हिलाना, चेहरे के हाव भाव का अध्ययन होता है। क्रोमेटिक्स के अंतर्गत संचार में रंगों के महत्व और उनके सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन होता है। सफ़ेद रंग को शांति और लाल रंग को खतरे का प्रतीक माना जाता है, क्रोमेटिक्स का हिस्सा है। क्रोनोमिक्स के अंतर्गत संचार के समय उपयोग, समय की पाबंदी और महत्व का अध्ययन होता है। ओल्फैक्टिक्स के अंतर्गत गंध या सुगंध के माध्यम से पड़ने वाले मानवीय व्यवहार और प्रभाव का अध्ययन होता है।
विभिन्न देश और संस्कृतियों में एक ही शारीरिक इशारे अलग अलग अर्थ होते हैं। कोरोना काल के बाद वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम के कारण बॉडी लैंग्वेज में नए बदलाव आए हैं। वर्चुअल मीटिंग में हमेशा अपने माइक को म्यूट रखना चाहिए जब तक कि आपको बोलने का आदेश ना दिया जाए, कि आपकी बारी ना हो बोलने की। सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट पर अपशब्द लिखना या बिना सोचे समझे शेयर करना खराब शिष्टाचार है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग भड़क जाते हैं। आजकल देखिए भाई साहब, सरकारों की जब आलोचना होती है, आप कोई पोस्ट डाल दीजिए सरकार की आलोचना में या पक्ष में, भाई इतनी भर भर के कमेंट आएंगे। जो उसके पक्ष में होंगे वो गुड वे में कमेंट करें, जो विपक्ष में होंगे इतनी गंदी आलोचना कर देंगे ना, इतनी गंदे तरीके से लिख देंगे कि दिमाग खराब हो जाता है। संचार प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले व्यक्ति को प्रेषक या सेंडर कहा जाता है। संदेश को संकेत या शब्दों में बदलने की प्रक्रिया को कूट लेखन एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। संदेश जिस माध्यम या रास्ते से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है उसे चैनल कहते हैं। जैसे ये संदेश है मेरा, ये आप तक पहुंचेगा तो किसके माध्यम से पहुंचेगा? यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचा है। ठीक है, ये एक प्रकार का संदेश ही तो है। कल ये पेपर में आएगा, कल आपको ये पढ़ के जाना है, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिए। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया को कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। संचार प्रक्रिया तब अधूरी मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता अपना फीडबैक या प्रतिक्रिया न दे। रिप्लाई ना आए तो जान लीजिए कि आपकी भी अधूरी है संचार प्रक्रिया। प्रभावी संचार का पहला सी स्पष्टता या क्लियरिटी है, जिसका अर्थ है कि संदेश साफ और समझने योग्य है। संक्षिप्तता या कंसाइसनेस का अर्थ है कि संदेश से कम शब्दों में पूरी बात कह दे। ठीक है, निश्चितता या कंक्रीटनेस का अर्थ है कि संदेश में हवाई बातें ना होकर ठोस और आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हों। ठीक है, शुद्धता या करेक्टनेस का अर्थ है कि संदेश में व्याकरण या तथ्यों की कोई गलती ना हो। निरंतरता या कंसीडरेशन का अर्थ है कि संदेश हमेशा प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो। पूर्णता या कंप्लीटनेस का अर्थ है कि संदेश में प्राप्तकर्ता के लिए जरूरी सभी जानकारियां शामिल हैं। श्रेष्ठता या कर्टसी का अर्थ है कि संचार की भाषा हमेशा आदरपूर्ण और विनम्र सकारात्मक होनी चाहिए। शोर या न्याय संचार प्रक्रिया में आने वाली एक प्रमुख भौतिक बाधा है। भाषा का सही ज्ञान न होना, कठिन शब्दों का प्रयोग करना भाषाई बाधा या सीमेटिक बैरियर कहलाता है। पूर्वाग्रह, गुस्सा या डर या संचार के मार्ग में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न करते हैं। उच्च स्वर या हाई पिच का उपयोग अक्सर उत्साह या गुस्सा या तात्कालिकता को दर्शाता है। अब देखिए उच्च स्वर, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, रिजल्ट आया है और आपका मान लीजिए यूपीएससी निकल गया, एसएससी निकल गया, यूपीपी निकल गया, यूपीएसआई निकल गया, हाँ भाई मेरा हो गया, उसमें भी आपको तेज़ हाई पिच रहेगा। आप किसी को क्रोधित हैं, उसमें भी आप बहुत तेज़ बोलते हैं। तत्कालिकता, आप कोई किसी कार्यक्रम में है, कोई नहीं आया, कोई लेट है, हाँ कहाँ हो अभी, तो ये भी एक हाई पिच है और ये भी ठीक नहीं होता है। हाई पिच, धीमा स्वर या लो पिच उदासी या गोपनीयता का गंभीरता को प्रकट करता है। ठीक है, धीमा स्वर, जान ही रहे हैं भाई, बताना नहीं किसी को। या बहुत उदास हो तो आप एकदम धीमे बोलेंगे, हाँ मैं ठीक हूँ। टोन या लहजे से पता चलता है कि वक्ता सामने वाले के प्रति क्या ऐसा रवैया रखता है। कोई किसी से बहुत प्रेम से बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे। बोलते समय आवाज़ का बहुत धीमा होना वक्ता के आत्मविश्वास को दर्शाता है। किसी महत्वपूर्ण शब्द पर जोर देकर बोलना वर्ड स्टेट्स कहलाता है, जिससे वह बात का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कई सारे भाषण में आप देखे होंगे इंडिकेट करते हुए। बोलते समय लिया गया सही ठहराव या पॉज श्रोता को बात समझने और संकोचने का समय देता है। बिना सोचे समझे लगातार बोलते जाना श्रोता को भ्रमित कर देता है। मुखर या
असर्टिव संचार को सबसे सर्वोत्तम और प्रभावी संचार शैली माना जाता है। मुखर संचार करने वाले व्यक्ति अपनी बात मजबूती से रखते हैं और दूसरों का भी सम्मान करते हैं। आक्रामक या अग्रेसिव संचार व्यक्ति को चिल्लाकर या डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। निष्क्रिय या पैसिव संचार करने वाले लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलते और विवाद से बचते हैं। निष्क्रिय आक्रामक संचार में व्यक्ति सामने तो चुप रहता है लेकिन पीठ पीछे अपना विरोध जताता है। सक्रिय श्रवण या एक्टिव लिसनिंग का अर्थ है वक्ता की बात को पूरा ध्यान से सुनना और समझना। केवल सुनना एक शारीरिक क्रिया है जबकि ध्यान से सुनना एक मानसिक और सक्रिय प्रक्रिया है। अच्छे श्रोता वक्ता की बात खत्म होने से पहले अपनी प्रतिक्रिया या जवाब तैयार नहीं करते हैं। प्रश्न पूछने का कौशल क्वेश्चनिंग स्किल सामने वाले से ही सही और सटीक जानकारी निकालने में मदद करता है। खुले प्रश्नों या ओपन एंडेड प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जाता है, इसमें विस्तार से बोलना पड़ता है। बंद प्रश्नों में क्लोज एंडेड प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ या ना में एक शब्द में आता है। जैसे क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाँ या ना, ठीक है। और खुले प्रश्न भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है, ये खुला मतलब प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न। इसमें कोई खुला एंडेड से आप बता सकते हैं हाँ ये हो सकते हैं। या फिर या भी जो ये तेल की दिक्कत है भारत में तो ये क्यों है, तो ये ओपन एंडेड प्रश्न है। लेकिन क्या भारत में तेल की दिक्कत है, ये क्लोज एंडेड प्रश्न है, हाँ या ना में हाँ है, ठीक है। स्मॉल टॉक का अर्थ है किसी अजनबी से मौसम, यात्रा, सामान्य विषय, छोटी हल्की बातचीत शुरू करना। यात्रा के दौरान किसी बातचीत शुरू करना स्मॉल टॉक है। स्मॉल टॉक करने से दो अनजान लोगों के बीच झिझक खत्म होती है और संबंध प्रकट होते हैं। स्मॉल टॉक के दौरान कभी भी धर्म, राजनीति या व्यक्तिगत आय जैसा संवेदनशील विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। पता लगा आप आ रहे हैं, घर से निकले, कॉलेज जा रहे हैं बस में, और किसी को तो भैया सैलरी कितनी है तुम्हारी, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप उससे नॉर्मल बात करते हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ज़्यादा पर्सनल नहीं होना। कुल मिलाकर स्मॉल टॉक में ये जाने। ईमेल लेखन आज के समय में व्यावसायिक संचार का सबसे अधिक और ज़रूरी माध्यम है। वह इंस्टा टेक्स्ट नहीं समझिएगा आप लोग कभी। ईमेल के विषय, पंक्ति, सब्जेक्ट लाइन को दर्शाते ईमेल का मुख्य उद्देश्य समझ आ जाना चाहिए। जैसे ईमेल में सब्जेक्ट आप किस लिए कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट पूछता है आपने ईमेल कभी किया होगा, किसी को नहीं किया हो तो भाई मैं बताऊं, आप लोग कुछ दिन अभी ईमेल पे अपने दोस्तों से या किसी से ऐसे कुछ भेज दीजिए, कोई अपनी बात रख दीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आप ईमेल आपको डालना आ जाएगा, ठीक है। पेशेवर ईमेल की शुरुआत हमेशा डियर या सर या मैडम, रिस्पेक्टेड जैसे औपचारिक संबंधों से होनी चाहिए। ईमेल के अंत में थैंक्स एंड रिगार्ड्स के साथ अपना नाम, संपर्क सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी व्यावसायिक ईमेल में शॉर्टकट शब्दों का, चैटिंग वाली भाषा का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। हाँ, पता लग रहा है कि दोस्त को लिख रहे हैं तो ठीक है, पता लग रहा है ऑफिस के बॉस या प्रोफेसर को लिखना, हेलो ब्रो करके लिख दे तो दिक्कत हो जाएगा। साक्षात्कार में जाने से पहले अपने प्रमाण पत्रों को एक व्यवस्थित फाइल में क्रमानुसार रख लेना चाहिए। नकारात्मक शारीरिक भाषा जैसे पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना साक्षात्कार में अयोग्यता का कारण बन सकता है। बहुत ध्यान से बैठना, इंटरव्यू में कभी बैठना तो। नकारात्मक शारीरिक भाषा जैसे पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना साक्षात अयोग्यता का कारण बनता है। समूह चर्चा में भाग लेते समय आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए कि कमरे में बैठे सभी सदस्य को सुनाई दे। संचार का मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि सामने वाले के व्यवहार और निर्णय को प्रभावित करता है। अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विपरीत और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेते हैं, ध्यान रखिएगा। आत्म मूल्यांकन के जरिए ही कोई भी व्यक्ति अपने संचार कौशल और व्यक्तित्व की निरंतरता को सुधार सकता है। प्रभावी संचार और संवारा हुआ व्यक्तित्व किसी भी क्षेत्र में व्यावसायिक सफलता की असली कुंजी है। ध्यान रखिएगा, कल के पेपर में मैं बता दूं आपको, कल के पेपर में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं,
तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा भाई, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, मतलब जान लो एकदम। आज तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तब तक अगले, अब हम मिलते हैं जल्द ही नए कुछ सीरीज के, नए कुछ शो के साथ में मिलूँगा आप लोगों से। कुछ मैं शुरू करने वाला हूँ, और आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आज की वीडियो कैसे रही, फिर कल पेपर देगा ये बताइएगा पेपर कैसा गया। तब तक के लिए चलते हैं, ध्यान रखिए।